नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के लिए जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप पैट एग्जाम दे रहे हैं तो पैट एग्जाम के लिए आपका गोल्डन टाइम शुरू हो गया है। 2 से 4 दिन का टाइम बचा है और आप अपने रिवीजन पर फोकस कीजिएगा। तो दोस्तों, देखिए, जितने भी प्रश्न हमने इस वीडियो में लिए हैं वो सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित हैं और एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या फिर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको बता दें कि ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। दोस्तों, कमेंट कीजिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा क्या उत्तर सही होगा। देखिए, बारदौली सत्याग्रह की बात की है तो तीसरा ऑप्शन ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जो बारदौली सत्याग्रह था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अब देखिए, जो बारदौली सत्याग्रह है, यहाँ से कई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, सबसे पहले बारदौली सत्याग्रह की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में गुजरात में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। अब देखिए, यहां से प्रश्न कैसा आपके एग्जाम में बनता है मैं बता देता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह के दौरान दी गई थी और किसके द्वारा दी गई थी? तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह के दौरान महिलाओं की वहां की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है और आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सरदार की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी। तो किसान आंदोलन के दौरान, बारदौली सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। इतने पॉइंट आपको यहां से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, योजना आयोग का सचिव या फिर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा। तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की बात कर रहा है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। तो पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा, ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यदि आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, इसका गठन कब किया गया था, तो देखिए 6 अगस्त 1952 को 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। अब देखिए, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इससे आपसे प्रश्न बन सकता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रथम प्रधानमंत्री या प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। और जो ये प्रश्न है वो कहाँ से है? इकोनॉमिक्स से है, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राधा कृष्णन या फिर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो देखिए, आपसे कह रहा है कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा चलाई गई थी या किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो देखिए, पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना 1950 ईस्वी में चलाई गई थी। इतने पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिल्कुल सुपर फास्ट तरीके से हम इसका प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है और ज़्यादा आपको टाइम खर्च नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 की क्रांति से 100% आपके एग्जाम में एक प्रश्न गिरेगा। और देखिए, जितने भी संभावित प्रश्न हैं वो हमने इस वीडियो में रखे हैं। देखिए, 2 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, बिल्कुल आंसर कीजिएगा। कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड बार्मस्टन, जॉन लॉरेंस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, यहां से प्रश्न बन सकता है बिल्कुल। तो देखिए, जो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, याद रखिएगा, पाल्मस्टन थे। कौन थे? पाल्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कब? 1857 की क्रांति के समय। लेकिन अब देखिए, यहाँ से और भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूं। कह सकता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय
भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली को आपको याद रखना है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली को आपको याद रखना है। और यदि आपसे पूछता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी को आपको याद रखना है। ये 3 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके पैट एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न जियोग्राफी से संबंधित है और वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कह रहा है कि मेट्टूर परियोजना किस नदी पर है? देखिए सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं हम और सुपर फास्ट तरीके से वीडियो को हम पूरा करेंगे। चलिए पहला ऑप्शन है पेरियार नदी, भविनी नदी, कावेरी नदी या फिर कृष्णा नदी। देखिए मेट्टूर परियोजना कह रहा है कि मेट्टूर परियोजना किस नदी पर है, क्योंकि यहाँ से बांध परियोजना से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो देखिए मेट्टूर परियोजना पूछ रहा है कि किस नदी पर है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कावेरी नदी पर मेट्टूर परियोजना स्थापित की गई है। यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि मेट्टूर परियोजना किस राज्य में ये परियोजना संचालित की गई थी, तो देखिए तमिलनाडु याद रखना है आपको। किस राज्य में? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर देखिए कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी से आपके एग्जाम में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए कृष्णा नदी की बात करते हैं, पूछ सकता है कि अलमाटी बांध, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। इसके बाद देखिए कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम बांध, 3 बांध आपके किस पर? कृष्णा नदी पर बनाए गए हैं। एक तो अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम बांध, तीनों को आपको याद रखना है और इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? देखिए संगठन है एक ओपेक, कैसा? पेट्रोलियम देशों का संगठन है। कौन सा है? पेट्रोलियम देशों का संगठन है ओपेक। और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संगठन से आपके एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछेगा जो आपके जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है अल्जीरिया, अंगोला, लीबिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल कमेंट कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए यहाँ से बात बनता है जो ओपेक है वो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें यहाँ से बता देता हूँ। ओपेक की स्थापना 1960 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी? इराक में की गई थी। इराक के बगदाद शहर में, इराक की बगदाद शहर में 1960 ईस्वी में ओपेक की स्थापना की गई थी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो ओपेक है उसका मुख्यालय पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है। यदि स्थापना की बात करते हैं तो 1960 में इराक में की गई थी, लेकिन मुख्यालय यदि पूछता है तो देखिए ऑस्ट्रिया के वियना में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया के वियना में। ऑस्ट्रिया के वियना में इसका क्या है? मुख्यालय है। इसको याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछता है कि ओपेक में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 13 वर्तमान में कुल इसके सदस्य हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। बिल्कुल देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज 1929 के लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था। देखिए पहले देखिएगा, कह रहा है हमसे असत्य कथन छांटना है हमको। तो कह रहा है कि सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज 1929 के लाहौर अधिवेशन में फहराया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई को अपनाया गया था। बिल्कुल संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब? 22 जुलाई को अपनाया गया था। तीसरा है 26 जनवरी 1950 में से ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता ने लिया है, बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन है ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:4 है। तो बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है असत्य। तो देखिए जो ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, यहाँ पर 4 ना होकर 3:2 होता है। जो इसकी लंबाई होती है वो होती है 3, और चौड़ाई की बात करते हैं तो जो तिरंगा है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 2 फुट होती है। तो देखिए कुल अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और देखिए यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। पुरस्कार आपके जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न बनता है और 10 नंबर का आपके एग्जाम में जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। बिल्कुल कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति बताना है आपको। ऑप्शन है
ताराशंकर बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी है गोविंद शंकर कुरूप, या फिर सुमित्रा नंदन पंत, या फिर उमा शंकर जोशी। तो कमेंट कीजिएगा इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा। तो देखिए जी शंकर कुरूप या फिर गोविंद शंकर कुरूप सही उत्तर हो जाएगा कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है, गोविंद शंकर कुरूप। अब देखिए बात करते हैं कि जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, साहित्य में श्रेष्ठ कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं कि हिंदी के क्षेत्र में सुमित्रा नंदन पंत को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी के क्षेत्र में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो जी शंकर कुरूप या फिर गोविंद शंकर कुरूप को दिया गया था। चलिए इंपोर्टेंट था प्रश्न, याद रखिएगा इसको। नवा प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन है श्रीलंका, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड या फिर आयरलैंड को। देखिए हमसे कह रहा है कि पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, इंडोनेशिया को कहा जाता है। देखिए इंडोनेशिया से आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे बन सकते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो इंडोनेशिया है, यहाँ देखिए यदि बात करता है कि विश्व की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी, विश्व की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किस द्वीप पर निवास करती है, तो वो है इंडोनेशिया पर। और पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किसको कहा जाता है, तो इंडोनेशिया को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खेल से संबंधित प्रश्न है। और जो खेल है वो आपके जनरल अवेयरनेस के 10 नंबर के अंतर्गत यहां से प्रश्न बनता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कह रहा है कि मनका बत्रा का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन है टेबल टेनिस, शूटिंग, कुश्ती या फिर बैडमिंटन। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा उत्तर। तो हमसे पूछ रहा है कि मनका बत्रा का संबंध किस खेल से है। तो देखिए पहला ऑप्शन ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, टेबल टेनिस से संबंध रखती है मनका बत्रा। ठीक है, इसके बाद देखिए बैडमिंटन से यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बैडमिंटन से संबंध किस खिलाड़ी का है। तो देखिए एक तो पीवी संधू, एक तो पीवी सिंधु आपको याद रखना है। इसके बाद साइना नेहवाल। ठीक है, पीवी संधू और साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 11वें प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है कि नॉर्वेस्टर क्या है। ऑप्शन है दक्षिण गोलार्ध की तीव्र हवाएं, या फिर बी है बहने वाली जलधाराएं, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया के तट पर निर्मित प्रवाल, ऑप्शन डी है स्थानीय वर्षा युक्त तूफान। तो देखिए नॉर्वेस्टर कह रहा है कि नॉर्वेस्टर क्या होता है, तो स्थानीय वर्षा युक्त तूफान को क्या बोलते हैं, नॉर्वेस्टर बोलते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और त्योहारों से संबंधित है। कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि हॉर्नबिल त्योहार का संबंध किससे नहीं है, नागालैंड से, या फिर खर्ची पूजा असम से, चेराव महोत्सव का यहाँ पर मणिपुर नहीं, यहाँ पर आप मिजोरम कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा मिजोरम, या फिर बांग्ला महोत्सव का क्या है, मेघालय। तो देखिए हमसे कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, याद रखना है। नहीं आपका अक्सर प्रश्न गलत करवा देता है, तो नहीं को याद रखिएगा और एग्जाम में भी आपको इसको याद रखना है। तो देखिए हमसे कह रहा है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ नहीं मनाया जाता है, नागालैंड में। पर देखिए जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। इसके बाद देखिए तीसरा है चिराव मिजोरम में मनाया जाता है। बांग्ला महोत्सव की बात करते हैं तो मेघालय में मनाया जाता है। लेकिन जो खर्ची पूजा है, खर्ची पूजा को आपको याद रखना है। जो खर्ची पूजा है वो असम में ना मनाकर कहाँ पर मनाई जाती है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ पर, त्रिपुरा का त्यौहार है। और 7 दिनों तक, यदि आपसे पूछता है कि खर्ची पूजा का त्यौहार कितने दिनों तक चलता है, तो देखिए कितने दिनों तक चलता है, 7 दिनों तक चलता है। और देखिए असम की बात करते हैं तो असम में मनाया जाता है बिहू महोत्सव, जो कैसा फसली त्यौहार है। और साल भर में बिहू महोत्सव 3 बार मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है। हॉर्नबिल महोत्सव है नागालैंड में मनाया जाता है। खर्ची पूजा महोत्सव असम में ना मनाकर त्रिपुरा में मनाया जाता है। चेराव महोत्सव की बात करते हैं तो मिजोरम में। बांग्ला महोत्सव याद रखिएगा, बांग्ला से आप बंगाल ना लगा दीजिएगा, पश्चिम बंगाल नहीं। तो जो
बांग्ला महोत्सव है वो कहाँ पर, मेघालय में मनाया जाता है, याद रखिएगा इसको। और बिहू की बात करते हैं तो कहाँ पर मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। और देखिए 3 बार मनाया जाता है। इतने पॉइंट आपको यहां से याद रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। पहला ऑप्शन है हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी बास्केटबॉल या फिर बैडमिंटन से। देखिए संतोष ट्रॉफी कह रहा है कि किस खेल से संबंध है। तो देखिए इंपोर्टेंट है, खेल से संबंधित प्रश्न है। और मैंने यहाँ पर खेल से 1-2 प्रश्न रखे हैं, क्योंकि खेल से यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं आपके एग्जाम में, देख लीजिएगा। चलिए कमेंट कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, फुटबॉल से है। देखिए हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी से यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि हॉकी से संबंधित कप या ट्रॉफी कौन सी है। तो देखिए एक तो आगा खां कप और देखिए मेजर ध्यानचंद कप। कौन सा, ध्यानचंद कप का संबंध किससे है, हॉकी से है। और आगा खां कप का संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से। फुटबॉल का संबंध संतोष ट्रॉफी से है। बास्केटबॉल की बात करते हैं तो देखिए नेहरू कप याद रखना है आपको, नेहरू कप और फेडरेशन कप। नेहरू कप, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है, तो बास्केटबॉल से है। बैडमिंटन की बात करते हैं तो देखिए चड्डा कप या फिर अमृत दीवान कप का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। बिल्कुल, एक साइड देखिए देश दिया गया है और दूसरे साइड दिया गया है संसद का नाम। बिल्कुल आपको बताना है कि किस संसद का संबंध उस देश के साथ में नहीं है। ऑप्शन है रूस का ड्यूमा, जापान का डाइट या फिर इजराइल का बुंडस्टैग या फिर रिक्सडॉग का संबंध स्वीडन से। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जो इजराइल है उसकी संसद बुंडस्टैग ना होकर क्या है, कैनसेट है। क्या है, कैनसेट है। तो देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इजराइल की जो संसद का नाम है वो क्या है, कैनसेट है। इतने पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। जो रूस की संसद का नाम है वो क्या है, ड्यूमा। और देखिए यहाँ पर यदि आपसे पूछता है कि भारत की संसद का नाम क्या है, तो देखिए भारत की संसद का नाम क्या रखा गया है, संसद ही है। इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1954, 1955 या फिर 1953 या फिर 1958। देखिए ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। चलिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों सभी प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं और एक एक प्रश्न आपके यूपी SSSC पैट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। गोल्डन टाइम आपका चल रहा है, डिवीजन पर ध्यान दीजिएगा। और आपके लिए एग्जाम के लिए मैं यही कहूँगा कि आप एग्जाम में अच्छे से बैठिएगा, अच्छे से अपने एग्जाम पर फोकस कीजिएगा, यहाँ वहाँ की बातें छोड़िएगा। आप सिलेक्शन ज़रूर पाएंगे। और एग्जाम के लिए आपके लिए कम समय बचा है, इसलिए आप तैयारी पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में। और जितने भी देखिए आप सभी और भी वीडियो डले हैं हमारे चैनल पर, तो उसको आप देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।